बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आपने सुना, हैरान ना होइए, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद से ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बल्कि वो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का एक पूरा चार्ट है, एक टेबल है जो कि उनके सामने मौजूद था। इट्स रेडिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिसके बेसिस के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क है। और जो सर्विसेज ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू दे रहा है मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और जिस तरह से वो इसको चेक कर रही हैं और जिस हिसाब से ये इंडेक्स बनाया गया है, उनके मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म ने भी बताया है कि पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए सबसे सस्ता मुल्क है। अब 3-4 फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रखा गया है इस पूरे मामले की तरतीब में। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन एज यूजुअल प्राइम मिनिस्टर से एग्री नहीं करती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद है यकीनी तौर पर फिर वो भी ये समझें कि ये रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क है, और पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन है तो फिर वो भी कम सतह पर है, और जो फूड इन्फ्लेशन है नेचुरली वो भी फिर कम होगी। लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं समझती। वो क्यों नहीं समझती, वो हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की किसी बात को एक्सेप्ट ना करना, क्या ये वतीरा है या फैक्ट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, और ये भी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आपने बहुत बहस सुनी होगी, लेकिन फाइनली कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। उस हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आगे चलकर एक मशहूर डिबेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि भाई चलनी किसकी है, और जो प्लेइंग 11 या प्लेइंग 13 है PMLN का, क्या शहबाज के अंदर हैं, और अगर हैं तो किस पोजीशन पर खेल रहे हैं, या वो बेंच स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ा रहे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की। इस हवाले से भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके सामने करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शुक्रिया शिबली साहब आपका। जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका भी। वैसे तो शिबली साहब, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर का क्लिप दिखाया है, यकीनी तौर पर आप समझ लीजिए कि आप तो खुशी होंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि खुर्रम साहब को तो यकीनी तौर पर एतराज़ होगा, ज़रा आम लोगों के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वाकई सस्ता मुल्क है हमारा। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। अच्छा जी। उसकी वजूहात हैं कि देखें, जो हम जब कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, यानी कि अपने ज़िंदगी को का जो एक मायार है उसको गुजारने के लिए कितने पैसे एक घराना खर्च करता है। जाहिर है कि दुनिया में आपने ये भी देखना है कि ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्यों है। वो ये है कि कोविड, जिसने कि बिल्कुल पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप देखें, अगर आप कराची जाना चाहें, आप शायद कराची जहाज़ में जाने से कतराएँ, आप नहीं जाएंगे। मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियाँ हैं। ट्रेड उस लिहाज से नहीं हो सकता के बावजूद इसके हमने इन सख्त हालात में अपना जो एक्सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह $25.6 बिलियन का कर लिया है, जो कि हाईएस्ट है। फिर उसके अलावा जो महंगाई की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल कई चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करती है। यानी कि आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस में फूड प्राइसेस भी आता है, फ्यूल भी आता है, और जिस तरह की चीज़ें जो कि इंटरनेशनली इंपोर्ट हम करते हैं। अब बदकिस्मती से हमें जो फूड की इंपोर्ट है वो हमारे 4 से 6 बिलियन डॉलर तक की होती है, और अब थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। उसकी वजह है कि हमें शुगर और वीट की इंपोर्ट करना पड़ी, बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमाती तब्दीलियाँ हैं उसमें हमारी जो वो है इंपोर्ट है, उसकी जो प्रोडक्शन है हमारी जो फसलों की, वो अभी हालांकि इस साल बेहतर हुई है। फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक है कि सस्ता बिल्कुल, बिकॉज मैंने आपको देखा ना, देखें आप दालें हैं वो तकरीबन आप $700-800 मिलियन की इंपोर्ट करते हैं, खुर्रम साहब को पता है। फिर उसके अलावा ऑयल हो गया, फिर उसके बाद पाम ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, और चीनी, शुगर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक बुनियादी हर घर में इस्तेमाल होती हैं। इसकी जो बैनुल-अक़वामी कीमतें हैं वो 40% तक बढ़ गई हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को जी गलत फीड किया जा रहा है और ये गलत फिगर्स हैं? अब जैसे एहसन इकबाल साहब को देख लें, वो खुर्रम साहब के वेल एक्सप्लेन कि एहसन इकबाल साहब का मतलब क्या था। अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि न्याजी साहब हकीकत से कितने कटे हुए हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि मुल्क में महंगाई कितनी ज़्यादा है, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और अगर फिगर्स की बात की जाए तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, अब वो भी मईशत को समझते हैं, उन्होंने कहा जी कि जो इन्फ्लेशन
उसके हवाले से रेट्स है। और जो रीजन में देखा जाए पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अब रीसेंट फिगर्स ऑब्वियसली जो उन्होंने कोट किए हैं अपनी ट्वीट के अंदर वो ये कि पाकिस्तान 10 या 7-4% पे है, बांग्लादेश हमसे पीछे है, इंडिया हमसे पीछे है, श्रीलंका हमसे पीछे है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन का आप कहते हैं उसका एक वजह ये है कि बिकॉज हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उसका। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात अपनी जगह ठीक है। खुर्रम साहब, कैसे आपको क्यों एतराज है कि वज़ीर आज़म क्यों कह रहे हैं? आपने ये एक चार्ट प्रिंट करके रखा जी, बिल्कुल खूबसूरत सा। जी आपको भी भेजा था मैंने कि आप इसका रिबटल लें। इसका वाहिद फायदा ये है कि अगर आपने पर्चा आउट करके दिया, नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद आउट कर दिया। अगर तो इसके गोल गोल कतले काट के अवाम को रोटी बनाकर दिए जा सकते तो इसका बहुत फायदा है। फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। या इसमें चलें कम से कम इसके कागज अदा करके इसमें गरीब अवाम में मुफ्त पकोड़े बांटे रख के तो बहुत फायदा है अवाम को। उसके अलावा कोई फायदा। वजीर आजम इज इन लाला लैंड, जिस मुल्क में 24 महीनों से अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई मुस्तकिल मंथ आफ्टर मंथ 10% से ज्यादा हो, पाकिस्तान के अवाम के गले कट गए हैं। और मैंने जून में बजट से पहले एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी हफ्ता था हुकूमत का, उसमें हर हफ्ते वो नंबर रिलीज करते हैं। तो मैंने कहा जी 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो मूंग की दाल और 1 किलो घी, ये बेड रॉक है पाकिस्तान के फूड का। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसकी क्या कीमत थी उस हफ्ते, मिला के 344 रुपए का ये बंडल बनता था 2018 में, जब आपकी हुकूमत जाने से पहले। ये नंबर है 31 मई 2018 के, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पब्लिश नंबर। और मैंने उसी दिन जाके बाजार में, जून का 4 या 5 जून थी, मैंने जाके बाजार से यही 4 चीजें खरीदी और वो 680 रुपए की आई। बिल रखा हुआ जी, मैंने बिल रखा हुआ। इसका मतलब ये है कि कम अज कम 96% इजाफा, यानी कीमतें डबल हुई हैं, आटे की भी, घी की भी, चीनी की भी, मूंग की दाल की भी। ये सिर्फ 4 चीजें। अब पाकिस्तान के अवाम जिनकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी, याद रखें कि पहले साल 1.9% ग्रोथ रेट था जो 5.8 पे था, नीचे गिरा, जीडीपी का साइज घटा। अगले साल -0.4 हुआ, इनके पास कोविड का एक्सक्यूज है। अभी तक ये उस 315 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंच सके जीडीपी के ऊपर जो हम छोड़कर गए थे। पाकिस्तानियों की इनकम घट गई है, पाकिस्तानियों की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनका रोजगार है वो घट गया है, उनकी आमदनी वहीं खड़ी है या कम हो रही है। तो वज़ीर आज़म किस दुनिया में? साहब आप क्या कह रहे हैं सर? ये देखें, रिकॉर्ड सेल्स गाड़ियों की हो रही हैं एक महीने के अंदर, रिकॉर्ड सेल्स मोटरसाइकिल की हो रही है। हुकूमत प्रोपेगेंडा इसको वाकई प्रमोट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग देखिए, हाँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मोटर बाइक्स, गाड़ियां। मेरी ये इस्तदा है कि अज़राह करम गरीबों के मुंह पे ये टोयोटा के तमांचे ना मारे, बहुत मतलब गाड़ियों के तमांचे ना मारे, गाड़ियों के तमांचे ना मारे। बात कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, क्लाइमेट चेंज 2018 साइकिल तो कह रहे हैं ना, गरीब की सवारी है। 2018 से पहले भी था ना क्लाइमेट चेंज, अभी तो नहीं आया। लेकिन 2018 तक पाकिस्तान चीनी और गंदम एक्सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद थी कि एक्सपोर्ट करने के बावजूद पाकिस्तान में इन चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही थी। यहां अजीब नहुसत आई है कि जैसे ही 2018 में हुकूमत चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। हुकूमत आई है, आपने नहुसत का लफ्ज बड़ा नहीं, ये बड़ा सीरियस लफ्ज है, इसलिए कि जब अचानक एक मुल्क फूड एक्सपोर्टर से फूड इंपोर्टर बन जाए। हमें वजीर खजाना ने 6 दफा बजट डिबेट किया कि वी आर नेट फूड इंपोर्टर्स। आपकी गलती है। बट इज दिस फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो? क्योंकि शिबली साहब भी देखिए, उनका मेन थ्रस्ट क्या है कि हमारा, क्योंकि मेजर जो फूड आइटम्स है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से कॉर्पोरेशन आपकी बढ़ जाती है। मैं बार-बार ये कह रहा हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। आफते नागहानी नहीं है, आफते इमरानी है ना। अच्छा, आफते इमरानी है कि भाई आपके अचानक जो है, जिस मुल्क में गंदम के वाफर स्टॉक्स थे उसको गंदम इंपोर्ट करना पड़ गई। जिस गंदम में चीनी के वाफर स्टॉक्स थे कि वो चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको चीनी इंपोर्ट कर। इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी में बुनियाद में माफिया सरपरस्ती है। पिछले साल पंजाब से 60 लाख टन गंदम स्मगल हुई है। वजीर फूड सिक्योरिटी आपके दौर में नहीं हुई। तभी देखिए ना, हम वैसे शिबली साहब अगर ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, और वो भी फैक्ट है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। जिस हफ्ते हमारी हुकूमत आई 2013 में, चीनी की कीमत ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 53 रुपए फी किलो थी। जिस हफ्ते हमारी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, 52 रुपए किलो थी।
5 साल में चीनी की कीमत बढ़ने की बजाय 1 रुपया घट गई। मैनेजमेंट हो रही थी इकोनॉमी की। इमरान खान साहब ने जो 2 बड़े भयानक फैसले किए, एक 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी, और दूसरा जो कि बराह रास्त फैसला नहीं है, लेकिन चूंकि फूड सिक्योरिटी, वजीर फूड सिक्योरिटी ने हमें बताया हुआ है कि जी 60 लाख टन गंदम मुझे नहीं मालूम कहां गई पंजाब की। ये इन 2 चीजों की वजह से पाकिस्तान में अब चीनी और गंदम की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही। चीनी की कीमत 1000 दफा प्राइम मिनिस्टर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, 80 रुपए कर रहे हैं, 110 देखिए एक बात जो कंट्रोल नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो खुद तो नहीं, उन्होंने चार्ट घाड़ लिया ना, आपने कहा इसके कतले बना के लोगों में बांट दे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खोकर साहब। देखिए ना, और वो 4 चीजें जो एक बात खोकर साहब, ये सब लोग पाकिस्तान में जो आज अपने बच्चों को खाना खिलाने के काबिल नहीं है, इनको आप दूसरे मुल्कों में ले जाएंगे, पहले रोटियां खिलाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे। उनके पास ये लग्जरी नहीं है कंपैरिजन। अच्छा नहीं खोकर साहब, देखिए 4 चीजें हैं जो इस पूरे रिव्यू के अंदर रखी गई हैं, जिनके बेसिस के ऊपर कहा गया है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन है। रेंट इंडेक्स है, ग्रोसरी इंडेक्स है, और अगर आप देखें लोकल परचेसिंग पावर, पेट्रोल प्राइसेस, हाँ, मतलब ये सारी चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रीजन के अंदर हम सबसे सस्ते हैं, और वो तो इनफैक्ट कह रहे हैं मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे सस्ता मुल्क है रहने। ये हम नहीं कहते, ये तो पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट है। मैंने भी वही कहा जी कि वो रिव्यू मौजूद है, मैं तो उसको कोट कर रहा हूं। बट खोकर साहब, मुनीब भाई, मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन, ये हुकूमत तो जाहिर बात है इसको प्रोपगेट कर रही है, अपोजिशन ने कहना है कि ये ठीक फिगर्स नहीं है। इसका बेहतरीन हल तो ये है कि आप अपना कैमरा उठाएं, कैमरा उठाकर बाज़ारों में चले जाएं, गली कूचों में चले जाएं, और वहाँ पर जाकर लोगों से पूछ लें। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी आज कैसी गुजर रही है जब से ये हुकूमत आई है वजूद में, तो वो ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि शायद 100 में से 95 शॉर्ट्स आप चला भी ना सके टीवी के ऊपर। और जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं मीडिया में, जब वो इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जाते हैं अवाम में, जाके लोगों के तासुरात लेते हैं, तो उनके साथ यही होता है कि मेजॉरिटी उनमें से वो चला नहीं सकते। इसका बेहतरीन जज इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क के लोग हैं। हुकूमत जो मर्जी है चार्ट्स उठाकर दिखाती रहे। आपको याद होगा शौकत अजीज साहब के दौर में भी वो कहते थे कि मोटरसाइकिलें बड़ी बिक गई हैं, गाड़ियां बड़ी बिक गई हैं। नहीं देखिए, ये एक ट्वीट देखे ना, ये वजीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने शायद सरकास्टिकली की है कि ही वाज बीइंग सरकास्टिक, कि एक किसी ने ट्वीट की थी कि इतने रिकॉर्ड सेल्स एक गाड़ी की कंपनी है उसके आए हैं, और उन्होंने ऊपर उसका हैशटैग लिखा है क्योंकि महंगाई बहुत है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से सरकाज़म है उनका। देखिए, हुकूमत इनसेंसिटिव भी हो रही है, और इस तरह के जो बयानात हैं कि लोगों को ये बतलाना कि जी कि अभी तो आप इस वक्त दुनिया में आपकी जो सूरत हाल है वो सबसे बेहतर है, कि हम 143 मुल्क और भी हैं, मजीद महंगाई यहां पर हो सकती है, ये एक तरीके से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं इस बात की। हालत क्या है कि आप अगर इस मुल्क में इंसाफ लेने जाएं तो इतना सस्ता इंसाफ है कि आपको, अगर आज मैं कोई केस दायर करता हूं तो 20-22 साल में जाकर मेरे आगे बच्चे और उनके बच्चे शायद देखेंगे, वो फैसला उनको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। रिफॉर्म्स का वादा किसने किया था? इमरान खान साहब ने वादा किया था ना। इस मुल्क में तालीम इतनी सस्ती है कि नौजवान डिग्रियां ले लेके फिर रहे हैं और कहीं पे रोजगार नहीं है। खोकर साहब, ये प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट के तो नहीं होंगे ना, तो इनहेरिट प्रॉब्लम्स भी है ना। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इनहेरिट भी किए हैं ना। इसलिए इनहेरिट अगर इन्होंने किया तो इन्होंने 100 दिन का प्लान किस लिए दिया? हाँ, ये बात आपकी देखिए ना, 1 करोड़ नौकरी का वादा, 1 करोड़ नौकरी का वादा वो तो इन्होंने किया। सर 5 साल पूरे दो। अच्छा, तो कितने 1 करोड़ नौकरी मुझे बता दे कि उसमें से 50 लाख 3 साल में कितने निकल है, लेकिन फिर बेरोजगारी कहा था कि हमने नहीं देनी थी, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अगर आप ये चार्ट दिखा रहे हैं, जवाब देता हूं, तो आप ये भी इस बात से भी बखूबी वाकिफ होंगे कि इस वक्त इस मुल्क में जितने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की जो शरह है वो 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। आपकी जॉब मार्केट में हर साल 20 लाख नौजवान कम से कम ऐड होता है, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। उन 20 लाख नौजवानों के लिए कहां से रोजगार है? कोई रोजगार अवेलेबल है? आप खुद बता दें। आप अपनी इंडस्ट्री उठा के देख लें, मीडिया में हजारों लोग बेरोजगार हुए जब से ये हुकूमत में आए हैं। आपके कितने दोस्त, आपके कितने कॉलीग्स, ये कैमरामैन, ये रिपोर्टर्स, आपको लगता है कि उसकी वजह भी इमरान खान साहब की हुकूमत है? लगता नहीं है, हकीकत यही है। वो क्योंकि वो कहते हैं आपको हर जगह पर कीड़ा इमरान खान साहब की हुकूमत। खुर्रम साहब ने तो इतने सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। आखिरी बात कहने दें, फिर आप शिबली भाई से जवाब ले लेना। अच्छा। कि एक आम आदमी के 3 या 4 उसके बड़े खर्चे हैं। उसका खर्चा है अपने किचन का, उसका खर्चा है अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस का, और उसका खर्चा है अपने बिल्स का। आप मुझे बताएं कि इस पिछले 1 महीने के अंदर पेट्रोल इन्होंने 4 दफा महंगा किया, 11 रुपए लीटर महंगा किया। एक आम आदमी अगर अपने 2 खर्चे संभालता है तो उसका तीसरा खर्चा निकल जाता है उससे।
ठीक, आम आदमी की ये हालत है और ये मौसूफ आज तमाम हुकूमत ये ढंढोरे पीट रही है कि पाकिस्तान सबसे सस्ता। अच्छा, ये एक बात शिबली साहब, एक सेकंड, इसका भी ज़हन में जवाब दे दीजिएगा। ये जो गाड़ियों की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या मोटरसाइकिलों का बन जाना, क्या इसे रिलेट कर सकते हैं आम आदमी से आप कि यार मुल्क बड़ा बेहतर हो गया, महंगाई कम हो गई है, गुर्बत कम हो गई है? देखें, मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है, इससे बाद में मैं आपको पूरा, जिन्होंने मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है, मैं इसका जवाब दूंगा। देखें, गाड़ियां का बनना असल चीज़ है। गाड़ियां बनने में लोग कौन से जॉब क्रिएट होती है, ये कोई रोबोटिक्स में तो बन नहीं रही हैं। जाहिर है कि एक गाड़ी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी असेंबली होती है, उसके सेल्समैन होते हैं, बहुत पूरी एक वैल्यू चेन है। नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होंगे तो जॉब्स भी बढ़ेंगी, जाहिर है, ठीक है, वो बनते हैं। दूसरी बात ये है कि आफ्टर ऑल इकोनॉमी में एक्टिविटी होगी तभी लोग खरीद रहे हैं। अगर इकोनॉमी जितनी बुरी ये कह रहे हैं या पिछले 1-2 साल से ये डंडोरा पीटते आ रहे हैं, तो लोगों तो उस हिसाब से तो लोगों को साइकिलें भी नहीं खरीदनी चाहिए थी, ठीक है। तो इट मीन्स कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, फील गुड फैक्टर है, ये जनरेट करता है पूरी एम्प्लॉयमेंट को नीचे। पूरी एक वैल्यू चेन है कि सिर्फ वो गाड़ी नहीं होती है, आप उसको पूरी, जो उसमें मजदूर, जो टेक्नीशियंस हैं, जो वो हैं, कितने खानदान जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, जो हर किस्म की उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पूरी एक चेन होती है। और ये तो एक एलिमेंट है चूंकि लार्ज स्केल इलेक्शन। एक सेकंड जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो आप बयान कर रहे हैं, मैं आपको ट्रिकल, देखिए ये पहली हुकूमत है जिसने कि ये ट्रिकल डाउन, ये ऊपर से नीचे की नहीं, मैं नीचे से बॉटम्स अप की भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको गलत इन्फॉर्म किया जाता है। नो सर, मैं एज अ पूरा 1 साल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे मैं रोज जाता था। प्राइम मिनिस्टर साहब हर कमेटी, प्राइस कंट्रोल कमेटी की हेड खुद करते थे। आपको नहीं पता होगा कि जी किसी चीज़ की क्या कीमत है, प्राइम मिनिस्टर को इंडिविजुअल आइटम्स का पता होगा, बिकॉज ही इज सो इन्वॉल्व एंड ही इज कंसर्न। मतलब है कि उनको एज अ लीडर ऐसा नहीं है। अब आप ये बताते हैं कि ये इकोनॉमी जो अब ये छोड़ के गए थे, जिसमें कि इनके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें IMF जाना पड़ेगा। इकोनॉमी में क्या हाल था? करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब, हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री था। एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली इन्होंने, जो कहते हैं ना कि जी महंगाई एकदम हो गई, मुझे याद है ये कॉमर्स मिनिस्टर थे खुर्रम साहब, मैं उसको चेयर कर रहा था कॉमर्स कमेटी को। देखें, दालें हमारी उस वक्त भी, रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त भी इंपोर्ट होती थी, 800 मिलियन $900 मिलियन की दालें इंपोर्ट होती थी, ठीक है। इसी तरह एडिबल ऑयल हो गया, इसी तरह पेट्रोल हो गया, इसी तरह मिल्क हो गया, इस तरह और खाने की चीजें इंपोर्ट करते थे। उस वक्त भी हमारा $4 से $4.5 अरब का इंपोर्ट बिल होता था, फूड आइटम्स का, ठीक है, फूड आइटम्स का, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जबकि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू थी उसको आर्टिफिशियल रखा हुआ था कि इंपोर्ट सस्ती हो जाए। $100 पे डॉलर रखा हुआ था इन्होंने। उसकी वजह से क्या हुआ? एक बात बताएं। नहीं, मैं आपको कार पे एक बात बड़ी अहम बात है। नहीं, मैं आपको कारों पे एक बात करनी है, क्योंकि देखिए एक बात ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड की, ये रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री सबसे ज्यादा कारें 2017-18 हुकूमत पे 29,000 यूनिट सेल हुई थी। अभी भी तमाम 28% कम है, थोड़ी मेरी 28% कम है, 2,38,000 है। अच्छा, चल, मैंने आपको बोलने में नहीं किया, रिक्वेस्ट है आप भी। तो एनीवे, इन्होंने आर्टिफिशियल डॉलर रखा ही नहीं, उससे क्या हुआ कि चीज़ें सस्ती नजर आती थी, क्योंकि दालें आप $100 के बराबर में इंपोर्ट करें। और जब हम आए, अच्छा, चूंकि जब करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया था तो करेंसी पे तो प्रेशर आना था। करेंसी हमारे पास, देखिए ये चीजें समझने की बिल्कुल बात ठीक है आपकी शिबली भाई, ये आइसोलेशन में नहीं होती है। ये जो महंगाई, मुझे पता है एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द अदर। मुझे एक बात सिर्फ इतनी बताएं कि क्या जब आप इकोनॉमी का फील गुड फैक्टर कह रहे हैं, ये खोकर साहब का भी देहाती बैकग्राउंड है, खुर्रम साहब भी इनके हल्के की सियासत करते हैं, आप मुझे बताएं क्या आम आदमी के लिए ये फील गुड फैक्टर उससे है? वो तो आटा, चीनी, चावल, दाल, वो कहता है ठीक है, देखें प्राइस ठीक है। देखें, ये इसमें बात मैं ये तो कह रहा हूं ना कि वजूहात तो बतानी चाहिए ना, कि एक या तो ये है कि किसी वजह से जिसका कि पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। अब जब आपने तीसरे साल में आकर देखें, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा। देखें, ये अपने बड़े उससे फैक्ट्स फिगर्स देते हैं। मुस्तफा खोकर साहब ने भी काफी शोला बयानी की। बात यह है कि कोविड में आपने देखना होगा कि कोविड में इंटरनेशनल हालात क्या हैं, वैल्यू चेन। आपकी इंडिया की इकोनॉमी -7% श्रिंक नहीं की है, बिल्कुल की, आपके और इलाकों में नहीं हुई है। देखिए, कोविड जो है इसको आप
ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी एक और बड़ी कामयाबी है। अल्लाह का बड़ा करम है। शायद की नहरें बह रही थी नहीं उसे ये आप बताएं, आपके हुकूमतें आपकी रही हैं, आप वो बेचारे तो 2013 से फारग हुए हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, 100 दिन का प्रोग्राम इन्होंने बात कर रहे थे, 50 लाख घरों की बात नहीं। बट देखें एम्प्लॉयमेंट, अभी आपने गाड़ियों का जिक्र किया, अभी आपने गाड़ियों का जिक्र किया, देखिए मोटरसाइकिल्स का भी किया, सब कुछ है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, आपने कहा उसका फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि उससे जॉब क्रिएशन आप होती है। बताएंगे कि 260 अरब रुपए इस साल भी हमने एहसास प्रोग्राम में उनको टारगेटेड सब्सिडी के लिए रखे हैं। 6,600 मैं आपको बताऊं किसी हुकूमत ने 22 करोड़ वो पार्टी 6,000 यूनिट बिके हैं। उसका गवर्नमेंट ने ये क्लेम नहीं किया कि उसका गरीब आदमी के साथ कुछ देखे नहीं, हमने आपने क्लेम ये किया, हमने फवाद साहब ने देखिए मेरी बात सुने, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लीडर की, एक ऐसी अप्रोच की। रोटी कपड़ा मकान का इंदारा इन्होंने 40 साल पहले लगाया था मुस्तफा खोकर साहब की जमात ने। क्या वो रोटी दी इन्होंने, क्या कपड़ा? और आज भी ये कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारा हुआ है। इन्होंने तो बजाय इसके लेकिन वो आपसे कहते हैं आपने भी नहीं दिया। अच्छा मैं इस आर्गुमेंट को पता है, अच्छा मैं इस आर्गुमेंट को खत्म करता हूं। क्या आप मुझे ये बताएं कि जिसकी लीडरशिप अरबपति खरबपति बैरून ममालिक में जायदादें गलत ली हैं, मुकदमे हैं, कानून से भागे हुए हैं, ये सब कुछ हैं, ये कानून की बात कर रहे हैं, ये मुल्क के गरीबों की बात कर रहे हैं, उनके वो उसका जवाब दे देते। आप मुझे बताएं कि अमेरिका में कभी इलाज के लिए चले जाते हैं, जरदारी साहब तो इधर ही हैं, वो मियां साहब हैं। मेरा मुतालबा जो है ना अपने भाई से, सारी गाड़ियों का ताल्लुक है जी, हम आदमी वज़ीर आज़म साहब की बात इस्तदा है, उसका सब कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़ते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स भी तो पढ़े ना, वो भी इंटरनेशनल, वो कह रही है वो ऑपोजिशन में पड़ी जाती है, 3 साल से वो ऑपोजिशन में पड़ी जाती है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स पढ़े जिसकी वो कह रहा है कि पाकिस्तान में आजादी इज़हार, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हाल खराब से खराब तर हो रहा है, वो नहीं पढ़नी। ये पता नहीं ये आगे ले आएगी जिसका पाकिस्तान की अवाम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप 22 करोड़ लोगों को। मैं क्या करूंगी, वज़ीर आज़म साहब ने पढ़ा है, वज़ीर आज़म साहब ने पढ़ा, खोकर साहब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए जो डॉलर है, जो लोग डॉलर में कमा रहे हैं उनको लगता होगा डॉक्यूमेंट क्या है, मिसमैनेज इन्होंने इकोनॉमी को किया, इन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 साल हो गए, बस कर दें, एक्सचेंज रेट पीछे देखो, पीछे कीमत अदा कर, बस कर दो, अदा करनी पड़ती है माजी के गलत फैसलों की। खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। रोटी जरा तगड़ी खाती है तो गुजारिश ये है कि अगर ये सारी फैंसी जार्गन मैं भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, आम आदमी को ये जीडीपी, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, कि ये इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, तो आम आदमी को ये चीजें समझ नहीं आती। गाड़ियों की अगर सेल्स बढ़ी हैं तो उसके 2 रीजंस हैं। अगर मैं उस डिटेल में चला जाऊं, आम आदमी को बिल्कुल इस वक्त देखने वालों को नहीं समझ आएगी कि क्रेडिट की जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, वैसे आम आदमी जी इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त थोड़ा कम हुआ है। उस इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से और ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो उसके अंदर एक बेहतरी आई है। लेकिन जो मेरे बुजुर्ग शिबली भाई ये बात कर रहे थे, बुजुर्ग हो गए, इन्होंने बात की ट्रिकल डाउन की कि हम, और इन्होंने इसी इंडस्ट्री का इन्होंने हवाला दिया कि पूरी एक लाइन है, अमीर लोग गाड़ियां खरीदेंगे और फिर वो पीछे मोटरसाइकिल की बात की है। देखें तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना पीछे। ट्रिकल डाउन थ्योरी, इस ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर अब मैं वो इखलाकन अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि इसको इकोनॉमिस्ट्स कहते क्या है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक फॉर्मूला था जो मिड 80s में रेगन एरा में, और उसके बाद फिर इसको इसके ऊपर ये गरीबों को समझा रहे हैं। देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी ये है कि इफ यू फीड इनफ ओट्स टू द हॉर्स, सम आर इवेंचुअली गोइंग टू पास थ्रू एंड द बर्ड्स विल पिक ऑन इट। ठीक, आप इसको मैं उर्दू में बयान नहीं कर सकता कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है बात कर वो इकोनॉमिस्ट जो है वो रद्द कर चुके हैं। ठीक है, ये उसको कहते हैं कि आप उमरा को अमीर कर रहे हैं, और ताकि उमरा जब अमीर होंगे तो वो थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे और उससे फिर गरीब की जिंदगी बेहतर होगी। अच्छा, बजाय इसके कि आप उमरा को अमीर करें, आप गरीब की जिंदगी में बेहतरी मैंने इस पूरे मामले के ऊपर देखिए 2 चीजें जो भी शिबली साहब फरमा रहे थे, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जी फवाद चौधरी साहब ने तंज किया है। डिड ही एक्चुअली मीन इट? आई एम श्योर उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे, लेकिन शिबली साहब कहते हैं इसका ताल्लुक है जॉब क्रिएशन से है। हमने आवाम से ये भी पूछा, वो भी आपको सुनवाते हैं ब्रेक के बाद। और कुछ जो हमारे मईशत हैं
उनसे भी पूछा कि वज़ीर आज़म जब इसका हवाला दे रहे हैं तो मकसद क्या है। जरा एक ब्रेक के बाद उस पर बात कर लेते हैं हमारे साथ। आसान सादा अल्फाज में जी गरीब आदमी से जाहिर बात है हुकूमत ये कह रही है कि मुआशी टर्न अराउंड है। शहबाज गिल साहब ने कहा रही मुआशी टर्न अराउंड है। फवाद चौधरी साहब ने तंजन कहा होगा जी कि महंगाई बहुत हो गई है, अपने ट्विटर पे उन्होंने हैशटैग यूज़ किया। लेकिन एक आम आदमी वो क्या सोचता है कि उसको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि गाड़ियाँ बिक गई हैं ज़्यादा या कुछ हो गया? ज़रा सुनिएगा। जिसके पास खाने के लिए ना वो गाड़ी क्या लेगा? गाड़ियाँ लोग नहीं खाते हैं, लोग खाना खाते हैं। हम पैदल चल के गुजारा गैरत की रोटी खा लेंगे, कम अज़ कम यहाँ पे महंगाई ना की जाए क्योंकि गरीब मर रहा है। गाड़ियों से गरीब का क्या लेना देना? गाड़ियाँ तो अमीर लोगों का शौक़ है, लहनलाड़ लोगों का शौक़ है। इनके लिए गाड़ियाँ महंगी हों सस्ती हों इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम गरीब लोगों को फ़र्क पड़ता है। कभी चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, कभी चाय पत्ती, हर चीज़ खाने पीने की सब्जियाँ अशिया फ्रूट। ये फ्रूट तो गरीब आदमी सिर्फ देख सकता है, ड्राई फ्रूट हो या ये ले नहीं सकता। वो कोई बंदा मुझे बताएं जो गरीब आदमी मतलब बगैर रोटी खाए सो जाता है। सब लोग खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारों को अल्लाह रोज़ी देता है। अब हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट क्या करे? गाड़ियों का क्या करना है हमने? गाड़ी गरीब आदमी ले सकता है, साइकिल नहीं ले सकता इस महंगाई में, तो वो गाड़ी क्या करेगा? अगर 20 करोड़ आवाम है हमारी तो साल में 10-20 हज़ार गाड़ी सेल हो रही है रिकॉर्ड में, तो वो एक स्पेसिफिक क्लास है जो गाड़ी परचेज़ कर रही है। सारे लोग नहीं परचेज़ कर सकते गाड़ी। 80% लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं। फवाद चौधरी को ये फ्रांस या बरतानिया या जर्मनी नहीं बन गया जहाँ गाड़ियाँ एक तबका है वो अमीर ही रहेगा, एक तबका है उसने भी इसी तरह गाड़ी तो एक ख्वाहिश है। यहाँ 70-60% के पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी क्या मेहरान गाड़ी नहीं है। मुझे 40% की बात करें जिनके घर खाना भी नहीं पकता, 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 10,000 इनकम है। और यार वो कौन सा वो जादूगरी है या क्या वो मिट्टी खाए या बच्चे बेचे क्या करे? इसकी आंखें खोलें, उस 40% को देखें जिनके घर है ही कुछ नहीं। घर किराए का है, 3 बिल दे दिए, 15,000 में क्या बचा? घास खाएगा वो? घास खाएगा या इसका क्या खाएगा? इसका वो कोई अकल मौत नहीं है इन्हें। ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क में चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, दालें नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा। अच्छा, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट ने ये बात फैक्ट पे रखनी चाहिए जी। गवर्नमेंट ने ये क्लेम नहीं किया इसका गरीब आदमी से ताल्लुक है, लेकिन जब गवर्नमेंट ये चीज़ गरीब आदमी ये देखता भी है कि इससे इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो गया, वो ही डजंट गेट अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। और ये तो अभी आपने 3-4 दिखाए, आप और दिखाते तो लोग शायद कुछ लोगों ने ऐसी भी बातें की होती हैं जो दिखाने के काबिल नहीं है। देखिए, आप लोगों के साथ मजाक तो ना करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो सवालात किए हैं ये आपने गाड़ियों के बारे में किए हैं। मैं चाहता कि आप गाड़ियों में जो वो खानदान जो कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में मजदूरी करते हैं, जिनका कारोबार उससे वाबस्ता है, तो आपको इससे मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखें जी, मोटरसाइकिल हो गए, अब आप देखिए ना, आपके इंटरनेशनल रिजर्व्स कभी इतने नहीं थे। वैसे लाहौर में तो खास तौर पे गाड़ियों की मार्केट के अंदर हमने सर्वे करवाया है कि वो जो लोग काम करते हैं वहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चरिंग, यानी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, जिनकी फैमिलीज काम करती हैं, उसमें ये तो एक सेगमेंट है। ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ गाड़ियों की नहीं होती है, इट्स अ बिगर सेक्टर जो कि बड़ी लेवल गाड़ियां तो एक एलिमेंट है ना। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी ना। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी जो कि एक इतने मुश्किल इंटरनेशनल हालात में, जिसमें कि कोविड अभी भी है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अभी मैं कहीं मुझे कहें आप कराची या इनको कहीं कराची में जाएं, जहाज में जाएं, ये नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इस किस्म के हालात में आप उन हालात से, और उन्होंने जिक्र किया कि जी जब हम छोड़ के गए थे तो 52 रुपए का, तो बाकी भी तो जिक्र करें ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना छोड़ के गए थे, रिजर्व कितने थे कि उस साल 3,29,000 गाड़ियां बिकी थी, 2 हफ्ते भी 28% पीछे इंपोर्ट्स के लिए बिल नहीं था हमारे पास, हमें बाहर जाना पड़ा, हमें IMF के पास जाना पड़ा। अच्छा, आफ्टर 3 इयर्स शिबली साहब मुझे बताएं, आफ्टर 3 इयर्स हम ये बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, तो जो मैं अब आपको के प्राइम मिनिस्टर ने उसको कोट किया है चार्ट को, तो उन 4 चीजों के अंदर रेंट इंडेक्स को ज़हन में रखा गया है जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया है इस सर्वे को। लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और ग्रोसरीज इंडेक्स है। क्या आप एज फेडरल मिनिस्टर, आप कभी लोगों में जाते हैं, आप क्या आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क है गरीब आदमी के लिए? देखें, जब हम ये कहते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, तो जाहिर है कि हमने कंपेयर करना है कि दुनिया में
क्या चीज़ें हैं जो कि इसी कीमत में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ये एक इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान हमारी हुकूमत की ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सर्वे है जो कि किया गया है, जिसमें कि 2 बातें कही गई हैं। एक तो ये है कि कोविड को अगर 3 बेहतरीन ममालिक जिन्होंने कोविड को हैंडल किया है, एक हांगकांग है, एक न्यूजीलैंड है और एक पाकिस्तान है। ठीक है। इसी तरह इसमें भी ये किया है कि हमारा जो शहरों का होता है, ये कोई पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा नहीं हुआ कि सबसे सस्ते शहर कौन है। इवन पाकिस्तान में अगर आप करना चाह रहे सर्वे कि जी पाकिस्तान में सबसे सस्ता शहर कौन है, वो भी आपको मिल जाएगा। मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि देखें जी, जब तकलीफ होती है, और मैं यही कहूँगा कि हालात ऐसे हैं, लेकिन इन हालात के बावजूद जो हुकूमत इतनी आगे चली गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, आप देखिए रिमिटेंसेस है, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस है, कभी हिस्ट्री में इतने रिमिटेंसेस। अच्छा, वैसे जो मुझे हमारे रिजर्व सबसे हाईएस्ट है, रिजर्व रिमिटेंसेस, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड होती है भाई। अगेन आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बेड रॉक है आम आदमी का, जिसने शून्य बजट में गुजारा करना है, पहली बात वो इससे इंप्रेस होता है या नहीं होता। पहली बात ये करूं कि देखें, मैं ये, मुझे सेंसिटिविटी का पता है, मुझे पता है कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। देखें, लेकिन जो सैलरीड क्लास है जो हमारे मुल्क में गुर्बत रही है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। इसको बदलने के लिए तो हम आए हैं, और यही हम देखें, और हमने पहली दफा लास्ट कमेंट गरीबों की तौहीन कर रहे हैं कि कभी मुर्गी देते हैं, कभी कट्टे देते हैं, कभी एवोकाडो देते हैं, 260 अरब रुपए का गरीबों के लिए पैकेज दिया। ये जो रूरल इकोनॉमी है उसमें आप जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं। रूरल इकोनॉमी पाकिस्तान के गरीबों की तौहीन कर रहे हैं। कभी कहते हैं मुर्गी देंगे, कभी कहते हैं कट्टे देंगे, कभी कहते हैं अंडे देंगे, कभी कहते हैं एवोकाडो देंगे, कभी जैतून देंगे। और दिया किसको है? गरीब को नहीं दिया। पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून्स को कई सैकड़ों अरब रुपए के टैक्स बेनिफिट्स दिए। वो लंदन में भी उनकी कोई जायदाद ही नहीं है, उनका एक खोखा भी नहीं है। रियल एस्टेट, आप ये कह सकते हैं रियल एस्टेट टाइकून्स को उन्होंने, और इतराज किस पर है कि हम गरीबों को ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी नहीं देंगे। बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं मेरे वजीर आजम का मुल्क से बाहर कोई सासा नहीं है। मैं मियां साहब के यहाँ पर होता है 2 हफ्ते सीमेंट बड़ा बिक गया, तब भी मैंने आपके प्रोग्राम में सीमेंट की चपातियां बना के दे दें गरीबों को। अब मैं ये कह रहा हूं कि कह रहे हैं जी सस्ता तरीन मुल्क है, इस चाट की चपातियां बना के गरीबों की तौहीन ना करें। जायदादें बेचकर खानदान को भी इधर ले आए, ठीक है, और इस मुल्क के गरीबों के साथ यकजहती करें। खोकर साहब, ये शिबली साहब बार बार आपकी लीडरशिप के हवाले से या खुरम साहब की बार बार कहते नहीं, बाहर जो महलात जवाब नहीं है ना, मुर्गी कट्टे का जवाब आपके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है कि इन्होंने LNG पाकिस्तान की तारीफ की, सबसे महंगी कैसे खरीदी, इनके पास जवाब नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट आदमी है, सब कुछ इस मुल्क में है। ऑनेस्ट आदमी है, आटे में अरबों, लंदन में बैठा, चीनी में अरबों की जायदादें बना के बाहर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा इनका क्रेडिट ये है, उनको आटा हो, चीनी हो, LNG हो, घी हो, कोई भी उठा लें, 100 अरब से कम की चोरी नहीं। गरीबों के साथ कमाल करके अपनी जायदादें ऑनेस्ट है। 100 अरब से चले खोकर साहब रिस्पॉन्स। मुनी भाई कहना, शिबली भाई ये चाह रहे हैं ना कि करप्शन इस मुल्क में खत्म हो गई है, करप्शन हमने कम कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले खुरम भाई ने, अगर मुझे बात करने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले खुरम भाई ने हवाला दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि ये वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसकी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराया करते थे कि देखें पाकिस्तान का करप्शन पे कितना नंबर, और आज पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है उन्हीं बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से। तो अगर करप्शन आपने कम की, आज क्या एक आम आदमी वो पुलिस के पास जाता है, क्या पुलिस उससे रिश्वत नहीं लेती? क्या वो अस्पताल जाता है तो उसको मरीज को दाखिल कराने के लिए, बिस्तर लेने के लिए अस्पताल में उसको पैसे नहीं देने पड़ते? क्या वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना चाहता है तो वहां पर उसको पैसे नहीं देने पड़ते बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के लिए? थाना, पटवारी, तहसील, किस जगह बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, माशाल्लाह आप सारे साहिब हैसियत हैं। फिर किस लिहाज से पाकिस्तान में जो इनका जो बुनियाद है आर्गुमेंट की, इनका 100 दिन का प्लान इनकी बुनियाद थी जो इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के सामने रखा। But they have not been able to deliver it. फिर करप्शन, दूसरा बड़ा नारा इनका करप्शन, तीसरा
कौमी गैरत का तहफ़्फ़ुज़, हम IMF के पास कभी नहीं जाएंगे, सवाल नहीं पैदा होता। खत्म हो गया। सिर्फ नॉन डिलीवरी इशू नहीं है, पाकिस्तानियों को गरीब कर दिया, पाकिस्तान को भूखा कर दिया, पाकिस्तान को बेरोजगार कर दिया और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई सूबाई सब्जेक्ट है, बट ठीक है, 3 सूबों में तो आपकी हुकूमत है, नहीं तो बलूचिस्तान में आपकी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी, पंजाब में आपकी। आप बता दें सिंध में कौन से दूध और नहर की बाजार बना हुआ है। चले ये बहस जो है ये शायद कभी समेट नहीं हम सकते। बहरहाल वज़ीर आज़म ने ये जो कोट किया जी फिगर्स, हमने वो सभी है, लोगों का सेंटिमेंट भी आपके सामने है। गवर्नमेंट से ऑपोजिशन से पूछा है, ऑपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म को ऐसी तौहीन नहीं करनी चाहिए अपने लोगों की, जबकि शिबली साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले थी EVM के हवाले से एक डेवलपमेंट है, वज़ीर हमारे साथ मौजूद है जनाब शिबली साहब। शिबली साहब क्या डेवलपमेंट थी EVM के हवाले? देखिए जी, EVM अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये प्रोजेक्ट मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था जब मैं वज़ीर बना था, और 12 हफ्तों के दरमियान हमने ये टारगेट टाइम में इसको अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह उसकी जो तफसीलात हैं वो हम अपोजिशन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, सब स्टेक होल्डर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो मशीन है क्या, उससे मकसद क्या है। मकसद है गैर मुतनाज़ा इलेक्शन, जितने इलेक्शंस हुए हैं हमारे गैर मुतनाज़ा उनको करना है, क्योंकि हमेशा जो हारने वाला है वो कंप्लेन करता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और था, ये ECP की गाइडलाइंस को बिल्कुल ECP की गाइडलाइंस के मुताबिक है, और ये हर उन चीज़ों को एड्रेस करता है जो कि हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस में हमारे रास्ते में हायल होती हैं। इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया है, और इंशाअल्लाह ये मशीन अनकरीब हम आवाम को भी पेश करेंगे, अपोजिशन के साथियों को भी पेश करेंगे, पार्लियामेंट में हर जगह हम इसको पेश करेंगे, और इनकी जो भी सवालात हैं, जो भी इनके खदशात हैं, उनको हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मशीन है ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर में एक गेम चेंजर होगा। ठीक है, कबूल है जी, वो शेयर करेंगे अभी हम EVM की सख्त तरीन मुखालफत करते हैं। देखे बगैर दो बुनियाद, दुनिया ने ट्राई किया हुआ है, दो वजूहत। एक तो यह है कि गैर शफाफ है। जर्मनी के फेडरल कोर्ट ने जब इनको गैर आइनी करार दिया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो तीनों प्रोसेसेस है वोटिंग के, वो तीनों गैर शफाफ हैं। तो लिहाजा दूसरी वजह यह है कि EVM हुकूमती पार्टी की बदनीयती का कोई इलाज नहीं। मसलन EVM करने से डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर 20 अगवा हो गए, क्या EVM रोक सकती है? नहीं। क्या डस्का में जब गोलियां चलाएगी हुकूमती पार्टी तो उसका EVM हल है? नहीं है। तो लिहाजा इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जरूर देखेंगे, लेकर आए सामने, लेकिन EVM के हम असूली तौर पर मुखालिफ हैं। ठीक, खोगर साहब EVM देख तो लेना पहले, सेनेट में भी वो रखेंगे। देखिए ज़ाहिरी बात है, अगर कोई ऐसा माशरा होता कि जहाँ पर आपस में हम सियासी मुखालिफ ही होते हैं और सियासी दुश्मनियाँ हमने ना डाली होती हैं एक दूसरे के साथ, लेवल ऑफ मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। 2018 के इलेक्शन में RTS का फेलियर कौन भूला है? यानी कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि इलेक्शन वाले दिन जब पूरी कौम वोट डाल रही हो, करोड़ों लोग वोट डाल रहे हो, और शाम 6 बजे इलेक्शन के ट्रांसमिशन का जो निज़ाम है वो बैठ जाए और रात 2 बजे जाकर वो निज़ाम वापस ऑन हो, और जो लोगों को उस वक्त नताइज मौसूल हुए और जो बाद में नताइज मौसूल हुए उनमें फ़र्क आ गया। तो जहाँ पर एक ऐसी हिस्ट्री हो और वो हिस्ट्री भी स्पेसिफिक इनको जिताने के लिए, तो उसके ऊपर हम इनके ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं? पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इस EVM की मैन्युफैक्चरिंग पिंडी में हुई है, अगर इस EVM की मैन्युफैक्चरिंग अपारा में हुई है, अगर इस EVM की मैन्युफैक्चरिंग वाह में हुई है, तो हमें तो कतल का मुकाबले कबूल नहीं। वाह में वो तो उनका असला बहुत अच्छा है, लेकिन EVM में कोई महारत नहीं रखती। नहीं, वहाँ वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट सुल्तान के खूह में अगर तैयार हुई है तो वो भी बता दें। ये अवाम के साथ हम शेयर करेंगे, इधर तो ठीक है, साथ बहस करें। बहरहाल आपने राय सुन ली ऑपोजिशन, और शिबली साहब ने कहा कि अब वो पेश करेंगे ऑपोजिशन के सामने भी, अवाम के सामने भी। EVM पता नहीं ये मार का सर होता है एट द एंड ऑफ द डे या नहीं होता। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, अपने तमाम मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। ब्रेक के बाद शहजाद रॉय साहब से बात करेंगे। बस आते हैं। ये बड़ी रेयर बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिंगर हो जो कि अपने नगमे रिलीज़ करे या अपने गाने रिलीज़ करे और उसको पजीराई इस हवाले से भी मिले कि उन नगमों के अंदर एक मैसेज है, एक पैगाम है, कोई ऐसा कॉज है जो कि ग्रेटर गुडनेस फैला रहा है, आगाही फैला रहा है। ये खासा या अगर मैं कहूँ कि ये क्वालिटी शहजाद रॉय साहब के पास है पाकिस्तान के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा। अभी गुज़िश्ता रोज़ उनका गाना रिलीज़ हुआ,
उसके अंदर जो अहम बात है, जो मैसेज है, वो हम शहजाद रॉय साहब से ही पूछेंगे, क्योंकि शहजाद रॉय साहब का आप अगर करियर देख लें तो ना सिर्फ उनको गुलकारी के हवाले से बड़ी पजीराई मिली है, उनको मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले हैं, फिर उन्होंने पढ़ाई के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से कैंपेन की, और जो एक बहुत बड़ा नासूर रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि स्कूलों के अंदर जो बच्चों को सज़ाएं दी जाती हैं उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। सो ऐसे लातादाद काम उन्होंने किए हैं जिससे माशरे में अच्छाई फैली है, या जिसे हम वाकई इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड ग्रेटर गुडनेस कह सकते हैं, वो उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। शहजाद रॉय साहब का ये जो नया नगमा है, जो नया गीत है, इसके अंदर पैगाम क्या है, ये हम शहजाद रॉय साहब से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बजाय इसके कि मैं उसके ऊपर कोशिश करूँ उसको उसकी तशरीह करने की या उसको इंटरप्रेट करने की, सबसे पहले मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन है, शायरी बड़ी ज़बरदस्त है, और जिस तरह से आपने उसको शूट किया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। पहले तो ये बताइए कि इंस्पिरेशन क्या है, मैसेज क्या है इस नए गीत से? थैंक यू मुनीब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे परमिशन दी, उनकी फैमिली का जिन्होंने इजाज़त दी कि मैं इसको फैज़ अहमद फैज़ साहब की इस पोइट्री को कंपोज कर सकता हूँ दोबारा। और इसके पीछे मकसद ये था कि हम पढ़ते तो थे ये पोइट्री, हमेशा मैंने बहुत पढ़ी है, और बट लेकिन इसके पीछे जो आपके दोस्त हैं मौज एहसन साहब, उन्होंने मुझे इसके पीछे पूरी हिस्ट्री बताई इस पोइट्री के पीछे, कि किस तरीके से फैज़ साहब को हथकड़ियाँ लगाकर और ले जाया गया था और एक रेजिस्टेंस के खिलाफ वो आवाज़ उठाई थी। और बाकी मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात सबसे लगी है ना, ये वीडियो भी ऑन एयर होने के बाद और सोशल मीडिया पर आने के बाद, जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो, क्योंकि अब इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो फ़ौरन से मुझे ये, क्योंकि इसमें वर्ड्स इतने मुश्किल हैं, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पाबजौला चलो, तो ये यंग लड़के लड़कियों ने रिसर्च, क्योंकि अब इंटरनेट पे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझसे वो पूछ रहे थे कि इस पोइट्री के पीछे तो फैज़ साहब को हथकड़ियाँ लगी थी, उनको ले जाया गया था, फिर टांगे पे बिठा दिया गया था, गली से गुजारा गया था। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे खुशी हुई कि हमारे यंग जो लॉट है वो इस पर रिसर्च करके देख लिए कि क्या हिस्ट्री थी इस गाने के पीछे। गाना बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में जो जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा है हर तरह की रेजिस्टेंस को, और ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन रिफॉर्म्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो मैंने बच्चों पे इसलिए कर दिया बिकॉज बड़ों की लड़ाई में पिस जाते हैं छोटे बच्चे, और वो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते, तो वो पिस जाते हैं। तो मैंने उनको फोकस कर दिया इस पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट में कि उनको कौन बचाएगा, और तो बाकी जुल्म हो ही रहा है, बट इसके अंदर फिर प्रेस फ्रीडम, कश्मीर, पैलेस्टाइन, वहाँ पर जिस तरह से लोग मरे हैं, खासतौर पे बच्चों की हमने बात की इसके अंदर, सब जगह सारी दुनिया के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं जिसमें खासतौर पे बच्चे मारे जाते हैं मासूम, उनको मैंने फोकस किया इसके अंदर। ये बहुत ज़बरदस्त है जिस तरह से आपने बच्चों को फीचर किया है, और जो एट्रॉसिटीज़ बच्चों के खिलाफ है उसको आपने इसके अंदर उजागर किया है। शहजाद साहब, मैं वो ज़रूर चलाना चाहूँगा ये नया नगमा आपका, और जो हिस्ट्री आपने बता दी वो बाकी बड़ी दुरुस्त है कि वो फैज़ साहब को ले जाना था, गाड़ी पे वो नहीं थी, उनको दांत में तकलीफ थी, तो फिर टांगे पे बिठा के उन्हें ले जाया गया, तो सारा शहर उमड़ आया उनको देखने के लिए। अब जो और बहुत पजीराई भी इस हवाले से मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग शायद सुनना भी चाहेंगे आपसे, कि नेचुरल बात है वो गीत चलाएंगे, लेकिन अनप्लग्ड अगर आप इसको हमारे लिए गुनगुना दें ताकि उसी से फिर हम शिफ्ट कर जाएँ इसको आपके गीत की तरफ। अच्छा, मैंने ये पोइट्री गाते हुए बहुत सारे लोगों से मदद ली, प्रोनाउंसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, समझना, क्योंकि बहुत मुश्किल, मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने इतना पसंद किया, वरना शुरू में मैं डर रहा था कि मैं कुछ लाइंस आपके लिए गाता हूँ। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाबजौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक़्सा चलो, खाक पर सर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो, हाकिम शहर भी, मजमाए आम भी, तीर इल्जाम भी, संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज़े नाकाम भी, इन कदम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है,
बातें दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। आज बाजार में बाबा